हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने सफलता सीरीज शुरू की है, जिसकी विषय सूची इस प्रकार है। इन सब टॉपिकों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने सफलता सीरीज के अंतर्गत 3 क्लासेज कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और हिंदी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन लगभग हमने 50+ वीडियो बना रखे हैं, तो उनको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, सफलता सीरीज के अंतर्गत आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से हमारा ख़त्म हुआ था। कहते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? इंडिका। यहाँ तक हमने 7 नंबर पेज तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इस चैनल में आपको इम्पोर्टेंट वीडियो एंड ऑफिशियल अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड बने रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था, कौन था? पौत्र था। नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक की रानी थी, कौरवाकी। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। अगला है आपका, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये देख सकते हैं कि बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, और ये कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार के लिए ही केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, बिहार टीचर के लिए इम्पोर्टेंट केवल नहीं है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, हाँ, ये कह सकते हैं कि यह बिहार के लिए स्पेशली ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आगे देखते हैं, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है आपका, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला है आपका, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त आपका अंतिम मौर्य सम्राट था। देख सकते हैं आप लोग कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके। अगला है आपका, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से। अगला है आपका, मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। अगला है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था, किससे था? सातवाहन राजवंश से। अगला है, शुंग वंश के बाद कान्व वंश के ने राज किया था। ठीक है, शुंग वंश के बाद आपका शासन जो हुआ था कण्व वंश ने किया था। अगला है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। ठीक है, अगला है आपका, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। ठीक है, अगला है आपका, शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलिए, नेक्स्ट है आपका, शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को। कुषाण जो थे उन्होंने शक संवत की स्थापना की थी। अगला है, वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, कनिष्क। ठीक है, अगला देखते हैं, सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया विम कडफिसेस ने। ठीक है, अगला है, कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कब फली फूली? कुषाणों के समय में आपकी फली फूली थी। नेक्स्ट देख सकते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित हुई थी। अगला है आपका, सांची का विशाल स्तूप क्या निर्धारित करता है? मौर्यों के समय को निर्धारित करता है। अगला है, वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है, कुम्भरहार आपका मौर्य राजप्रसाद से संबंध है। मौर्य राजवंश से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, ताम्रपत्र। अगला है आपका, बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय से को दान दिया था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया था। अगला आप लोग देख सकते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त महल किसका बना था? लकड़ी का। अगला देख सकते हैं, भूमि अनुदान
ब्राह्मण को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। ठीक है, भूमि अनुदान किसको दिए गए थे? ब्राह्मण को। अगला है, भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। भारतीय यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट है आपका, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। अगला है आपका, शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था। कौन था? चस्टन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी मैटर में कोई प्रॉब्लम है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपके सजेशंस हो तो आप लोग कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप उसको ज़रूर रिस्पॉन्स करें। इससे क्या होता है, हमें नए नए वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? संगम काल। संगम काल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, संगम युग। संगम युग में उरैयूर विख्यात था। किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयूर आपका कपास के केंद्र का मुख्य कारण था। अगला है आपका, संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी। किसने लिखी? विल्लीपुतुर ने तमिल में महाभारत लिखी थी। आगे देख सकते हैं, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, देखेंगे। वह है प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने। अगला है आपका, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था। अगला है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। चलिए आगे देखते हैं, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा ताम्रलेख में गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, विभिन्न एग्जामों में ये बार बार पूछा जाता है। आगे है आपका, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के शासकों का जिक्र किया गया है। कितने शासकों का? 9 शासकों का जिक्र किया गया, यानी कि 9 जो शासक थे उनका जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिशेर जो था लेखक था। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख में। आगे है, प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया। किसने किया? गुप्त वंश ने। अगला है, नगरों का क्रमिक पतन। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल की विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। अगला है, वह शासक जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया दान किया था। जिसने सबसे ज़्यादा, तो गुप्त वंश के राजाओं ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को दान दिया था। आगे देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठवां भाग कर के रूप में देना होता था। आगे है, गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है। यह तर्क दिया। किसने दिया? R.S. शर्मा ने। आगे देखिए, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में नाम से अंकित हैं। दीनार। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में दीनार नाम से अंकित हैं। चलिए, गुप्त काल का मंदिर है कहाँ पे है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्त काल का मंदिर माना जाता है। अगला है, वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह। चलिए आगे है, पहली बार यह व्याख्या थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण
प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। किसने किया था? आर्यभट्ट ने सबसे पहले कहा था। ये इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, गणितज्ञ थे। आगे देखिए, वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता था, अपृहत कहा जाता था किसको? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था, जिसको हम लोग बंजर भूमि भी कहते हैं। चलिए अगला है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चलिए अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे। किसके शासक थे? गुप्त साम्राज्य के। अगला है, मेहरौली लौ स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला है, गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला है, वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, कंटेंट हमारा पसंद आता है, तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इसको शेयर करें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।